अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और जिस तरह से इलेक्शन में हर आने वाला दिन इलेक्शन को करीब लेता चला आ रहा है, उसी हवाले से मज़ीद जो कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, कुछ इबहम हैं और कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल कैंपेन उस तरीके से नहीं चल रही। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का वो जो माहौल होना चाहिए था वो माहौल नहीं है। जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है वो हमारे आपके सामने है, जो दहशतगर्दी के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी जो खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उसके अलावा तो कोई और इलेक्शन कैंपेन उस तरह से रन कर ही नहीं रहा, जबकि PMLN को करनी चाहिए थी। लेकिन बड़ी स्पेकुलेशन है विद इन द लाइन्स कि क्या वजह है कि वो उस तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन बाकायदा लेकर नहीं चल रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े जोशो खरोश से और जोशो जज्बे के साथ कैंपेन लेकर चल रहे हैं। पहले उनके कुछ बयानात आए, PMLN को आए, बारहा वो कहते रहे कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने देना। और उसके बाद उन्होंने जो PTI है उसके आज़ाद जो नॉट सो ओनली PTI, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको साथ में ला के और बातचीत कर राब्ते में रहने की भी बात उन्होंने की। आज भी वो लाहौर में मौजूद थे, लाहौर से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं। लाहौर में भी उनकी जो इलेक्टोरल कैंपेन है वो उसी जोरों शोर से जारी है। क्या कह रहे थे इस दौरान की शॉर्ट क्लिप है, वो देखते हैं। मैं PTI के कारकुन से बात करना चाह रहा हूँ। हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालम गलोच सियासत नहीं होता। अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ। इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। 2 दिन कबल हमारे साथ प्रोग्राम में हामिद मीर साहब थे, तो हामिद मीर साहब से ये हमने सवाल किया था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार से उनके राब्ते हैं और वो मिल रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उन पर नज़र जमाकर बैठी हुई है? जो सिंध हाउस वाली एपिसोड हुई थी उस किस्म की दोबारा हो सकती है, जिसमें हामिद मीर साहब ने कहा था कि ना सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार बल्कि उसके साथ साथ जो PTI के वोटर हैं उस पर भी नज़र जमाई हुई है पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और आज ये साबित भी हुआ कि वो मुखातिब थे PTI के वोटर से, PTI के सपोर्टर से, PTI के वर्कर से। और ये समझते हैं बार बार इस बात को जब कहते हैं कि 2 पार्टीज इलेक्शन है, क्योंकि PTI बहैसियत जमात इस वक्त इलेक्शन में मौजूद नहीं है। तो कहते हैं कि जी PMLN का जो एंटी PMLN वोट है वो उनकी ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी को पड़े। दूसरी तरफ जो PTI की मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। जितनी भी आप कयास आराइयाँ कर लीजिए, आप इधर उधर से सुन लें या कोई कहीं से खबर वक्ती रिलीफ की आ जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुंतज़िर हैं उस वक्त के जब उनकी मुश्किलात आसान हो। जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को फुरकान को एक इंटरव्यू दिया, अली फुरकान को, और उसमें उनका एक शॉर्ट सा क्लिप है, वो ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हमने भी ये सबक सीख लिया है कि वो छोड़ते नहीं हैं और हम हार मानते नहीं हैं, और जो हार नहीं मानता वो जीत जाता है, ये कहना है बैरिस्टर गौहर साहब का। लेकिन जो PTI की मुश्किलात हैं इस दरपेश, आज़ाद उम्मीदवार बेशक बड़े जोश व जज्बे के साथ वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुश्किलात उनको दरपेश हैं, जो मुश्किलात उनको दरपेश आने वाले वक्त में खासतौर पर इलेक्शन के बाद हो सकती हैं, उनका अदा करेंगे। इस वक्त हमें जो प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पैनलिस्ट, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। कमर मोहम्मद दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और उसके साथ साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हैं, सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं। और बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कमर दिलशाद साहब, आपसे इस बात का ज़रा आगाज़ कर देते हैं। जिस तरह से बात यही हो रही है कि अब PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, भले ही वो बल्ले के निशान के साथ नहीं लड़ रहे हों, लेकिन अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लेते हैं और जीत जाते हैं, बड़ा टेक्निकल सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है, तो क्या वो जीतने के बाद जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो PTI, क्योंकि PTI तो अभी भी एक जमात है, रजिस्टर्ड जमात है, पॉलिटिकल जमात है, उसमें शामिल हो सकते हैं? दुरुस्त फरमाया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आज मैंने कॉलम भी इसी पे मैंने लिखा है। तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा एक सही मायने में मौका दे दिया है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रजिस्टर्ड पार्टी है और हमारे वेबसाइट पर मौजूद है। एक जमहूरी पार्टी है और वो पाकिस्तान के तमाम मामला जो है ठीक है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हमने इनका इंतखाबी निशान वापस लेना पड़ा, वो उनकी अपनी गलतियां थी, गलतियां सर बेशुमार है, ये बात करने का मौका नहीं लगता हमें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौसीक कर दी है। अब सबसे बड़ी अहम बात है आपका ये सवाल, इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी चंद रोज पहले अपना मौक़िफ़ दिया है कि इसके बारे में हम गौर खोज करेंगे, क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 के तहत तमाम सियासी जमातों को बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी हो जाएगी इंतखाबात के बाद कि वो अगर आज़ाद उम्मीदवारों को कि वो आपने जिस पार्टी में ज्वाइन करना चाहें तो आप अपने शामिल होने की 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। आर्टिकल 51 सेक्शन 5 और आर्टिकल 106 सब सेक्शन सी, उसके तहत इनको ये तमाम 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुमकिन है, खदशात भी हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान को पहले फैसला कर देना चाहिए कि आया वो तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी है उसमें ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास अपना इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 4 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके तहत ये डायरेक्शन जारी कर सकते हैं, जैसे चाहे डायरेक्शन जारी कर सकते हैं, ये उनके पास इख्तियारात हैं। और तमाम इलेक्शन एक्ट की रूह है सेक्शन 4 जो है। आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ ने एक नजरिया, अब जो उनकी तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी है उसमें शामिल होने का इशारा दिया था, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी सेक्शन 4 के तहत तमाम रिटर्निंग ऑफिसर को हुक्म जारी किया था कि ये उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी आलादा पार्टी के मेंबर हैं। इस लिहाज से ये मसला जो है सेक्शन 4 फुल पावर देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जब चाहे वो डायरेक्शन जारी कर दे। तो मुमकिन है कि जिस किस्म की भी हो, आइन से मुतसादिम हो, कानून से मुतसादिम हो, जो भी हो, लेकिन उनके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। जी हाँ, आइन से तो समझ बूझ के मुताबिक ये तो देखो ना इलेक्शन कमीशन आइन से मुतसादिम तो डेफिनेटली नहीं होते, मगर छोड़ दें आप, आइन को तो जाने दें आप, आइन वाइन बात की बात करें। जाने दिया सर, आपने जाने दिया, हमने तो बहुत पहले जाने दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो इलेक्शन एक्ट जो है वो भी तो पार्लियामेंट ने बना के दिया है, ठीक है, वो भी आर्टिकल के नीचे बनता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात कर दी आपने, ठीक है, तो उसमें आइन की ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई, मैं दे रहा हूं, बिल्कुल बात समझ में आ गई। 51 का तो सेक्शन। अच्छा सर, एक चीज कमर दिलशाह साहब, एक चीज मुझे एक क्लैरिटी चाहिए, फिर मैं अजहर सिद्दीक साहब के पास जाऊंगी। ये जो आपने इलेक्शन एक्ट के 2017 के सेक्शन 4 का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन कोई भी हुक्म जारी कर सकते हैं, और इसी के तहत उसने कहा कि जो नजरियाती पे आप कर रहे थे आप ये नहीं कर सकते, नजरियाती के प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते, अपनी ही पार्टी के। तो ये जो हिदायत थी ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस थी, स्पेसिफिक थी, पीटीआई स्पेसिफिक थी, या तमाम पार्टीज के कैंडिडेट्स के लिए थी? देखें, पहले नहीं, वो बाकी सब ख्वाब देखते रहे। वो अब ये जो पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार कामयाब होके आएंगे उनकी मर्जी की ख्वाहिश है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, रास्ते खुले, दरवाजे खुले। आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी सर एक सेकेंड कमर दिलशाह साहब, मैं ये कह रही हूँ कि सेक्शन 4 का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने हिदायत जारी की थी कि नजरियाती से आप अपने कागजात नामजदगी नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी और पार्टी के मेंबर हैं, ये पीटीआई स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी या ये अप्लाई होती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर? ये सब पार्टियों के लिए है, इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं, इसमें पेचीदगियां हैं, इसमें बाद में आएंगी चीजें, वो सब बातें आएंगी। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि चलें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दिलचस्प बात है, दिलचस्प बात है, नहीं बिल्कुल ठीक है ना। मैं वही क्लैरिटी चाह रही थी कि पीटीआई स्पेसिफिक है या नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, बाकी बातों पे तो मैं आती हूँ कि जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिसका इन्होंने अभी जिक्र भी किया कि कर सकते हैं, वैसे तो 3 दिन की मोहलत होती है, बट लेट्स सी कि सेक्शन 4 का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन क्या डायरेक्शन जारी कर दे। लेकिन उससे पहले अगर कि ये डायरेक्शन जारी की कि किसी और पार्टी के टिकट से उम्मीदवार नहीं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते, और ये अगर अप्लाई होती है नॉट ओनली पीटीआई स्पेसिफिक तमाम पार्टीज पर, तो ज़रा रोशनी डालिएगा। मुझे कल भी मैंने कहीं ये सवाल किया था, उठा रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है उसके टिकट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या कर रहे हैं, करते आए हैं, और अगर ये डायरेक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन या अप्लाई उन पे नहीं होता फिर? बहुत शुक्रिया।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के गम निकले, बहुत निकले, अरमान पर कम निकले। गम कमर नहीं दिलशाद निकले, दम निकले सर। मैं जरा जान के कहा है मैंने। अच्छा चले अच्छा। चले। अच्छा, कमर दिलशाद साहब को ना इन मामलात में खुद ओपिनियन नहीं देना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। वो निगरान हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें इस तरह का, मेरी जाती राय यही है कि उन्हें इस तरह के मामलों जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, मैं इत्तेफाक ही नहीं करता। जो बातें की है उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून से हट कर की है। पहले तो बिलावल भुट्टो साहब को जो ख्वाहिश है ना, उनकी ख्वाहिश रहे, यानी वो वजह ये है, उनको नजर आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, तो इसलिए कोशिश है हमदर्दियां लेने की। हाँ, ये हमदर्दियां ले लेते। 5 जून को मैंने कहा था कि मिस आगे पाकिस्तान कर ले, इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर आप आ जाए, लेकिन वो किसी ने कोई नहीं किया। इमरान खान ने अकेले जंग लड़ी है और अब इलेक्शन भी 8 फरवरी के बाद सोचेंगे हमने किस सियासी जमात के साथ जाना है, किस सियासी जमात के साथ हाँ करना है। मैं क्लैरिटी दे दूं आपको। पहली तो बात है कि आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात को बैन किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद है और इलेक्शन कमीशन का हक ही कोई नहीं है। पहले उसने अपने अख्तियार से तजावुज करके अब तक जितने फैसले किए सारे अपने अख्तियार से उसने तजावुज की है। उसको अलहदा हम चैलेंज कर रहे हैं, अलहदा किसी एंगल से देख रहे हैं और किसी एक्सचेंज पे व्हाइट पेपर भी सारे आएगा कि कहां कहां इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कुछ किया है। अब आपके सामने एक चीज वाजे रख दूं, आर्टिकल 17 कहता है मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर हो तो पार्टी बैन हो सकती है, वफाकी हुकूमत करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठीक है, एक इंतखाबी निशान जिसमें इलेक्शन लड़ना था वो ले लिया। अच्छा, ले लिया तो मैंने ठीक है, हालांकि ठीक सेक्शन है, 215 ठीक मैंने है। चैलेंज कर दी। सेक्शन 215 मैंने चैलेंज कर दिया कि आर्टिकल 17 से खिलाफ है, वो आज लगी नहीं है, रिट पिटीशन कल लगी नहीं है, लेकिन मैंने वो चैलेंज कर दिया है। मैं आप सिंपल सी बात बता दूं कि मैंने खुद नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, बाकायदा उसमें एक डेक्लेरेशन दिया जाता है कि आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है। वो मैंने लिखा कि पीटीआई से ताल्लुक है। तो जितने भी ये इंडिपेंडेंट इंतखाबी निशानों से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये उम्मीदवार जो हमने लिस्ट जारी कर दी है वो हमारे उम्मीदवार हैं, वो हमारे मेंबर हैं। वो जब जीतेंगे तो पीटीआई के होंगे, वो आजाद नहीं जीतेंगे। मैं फिर क्लियर कर दूं कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम उसको ऑन करते हैं और बाकायदा हमने लिस्टें और जारी उनके की पास है सर, जी सर लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो आजाद हैसियत में नहीं लड़ रहे, तो उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। जब उनके नहीं, पास पार्टी बल्ले का का निशान इंतखाबी छोड़ निशान देना। नहीं है। तो बल्ले का निशान ना होने से वो ओके, सियासी जमात ने, किसने कह दिया? वे सियासी जमात के वो अपने एक इंतखाबी निशान मिल गया उनको, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंतखाबी निशान तो सिर्फ निशान है ना, लेकिन वो कैंडिडेट तो पीटीआई के है। ओके, उनका नॉमिनेशन पेपर जब दाखिल हुए, अच्छा, बाकायदा उनका डेक्लेरेशन किया हुआ है। और इसीलिए ये जो जिस नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं कमर दिलशाद साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशनर ने अब देखा कि भाई आपने तो डेक्लेरेशन दी हो एक सियासी जमात का, आप दूसरी सियासी जमात का डेक्लेरेशन कैसे दे सकते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहा था और उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती ओके, वाले डेक्लेरेशन नहीं मानी उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डेक्लेरेशन पहले दी गई थी वो इन फील्ड है और वो उसी के मुताबिक जो है ना। अब इसमें किसने कहा कि 72 घंटों में जाके ज्वाइन करना है? 72 घंटों में वो ज्वाइन करेंगे कि जो आजाद के तौर पर जीते जाएंगे, जो इलेक्टेबल के तौर पर आएंगे। ये जो मतलब आप ये कह रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब, लेट मी रीफ्रेज, आप ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट होंगे और जो आज़ाद अरकान पीटीआई के एफिलेटेड जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली पीटीआई के ही कहलाएंगे, वो आज़ाद जीतने के बाद नहीं कहलाएंगे कि उनको जरूरत पड़े कि 3 दिन के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करे, ऐसे ही है? बिल्कुल, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वो कैंडिडेट हमारे हैं, उन्हें किसी पार्टी में जाने वो पार्टी पाकिस्तान, अगर मिसाल के तौर पर अगर वो छोड़ेंगे, मैं समझ गई सर। इलेक्शन का लॉ आ जाएगा, आर्टिकल 63 आ जाएगा। चलें, अगर ये बात है तो फिर रिजर्व सीट का मामला तो चलें बाद में आता है, उस पर मैं बाद में बात करती हूँ। अगर पीटीआई के मिल जाते हैं तो फिर रिजर्व सीट्स का क्या होगा, वो भी मिल जाएंगी। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। कमर दिलशाद साहब, जरा फरमाइएगा कि अगर आप इस बात को अग्री करते हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि पीटीआई की डिक्लेरेशन उनके जो कागजात नामजदगी है, फॉर्म्स है, उस पर हुई भी है, तो फिर वो तो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीटीआई आप खुद कह चुके हैं एक रजिस्टर्ड जमात है, वो तो उस पर तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगी।
देखिए, इसके बारे में बड़ी अच्छी राय आई थी। मैंने हमारे चेयरमैन, साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब, मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, लेकिन मैंने अपने आइन के साथ कोई फ्लर्ट नहीं किया। मैं बाकायदा अपनी पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसमें बड़ी अच्छी दोस्त ने मशवरा दिया, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें यह था कि असल बात यह है कि वसीम सज्जाद साहब जैसे चेयरमैन सेनेट, जो 10 साल चेयरमैन सेनेट रहे, उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के जो मेंबर को आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं। ये वसीम सज्जाद का ख्याल है, हमारा ख्याल नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। हमने उसे भी ये कहा कि वो नहीं शामिल हो सकते क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार है और पार्टी के पास सिंबल नहीं रहा। लेकिन बाकी तो मंसूर, जो अनवर मंसूर की बात छोड़ रहे हैं, वो तो पीटीआई के जहर है, बड़े हमदर्द हैं। लेकिन वसीम सज्जाद जैसे आदमी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि वो शामिल हो सकते हैं। उस पर इलेक्शन के में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो लिया गया, तो उन्होंने चले हम गौर करें, हम गौर करेंगे। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, चले वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने पार्टी एफिलिएशन मेंशन की भी है, उनका पॉइंट ये है कि अगर जो कागजात नामजदगी हैं, ये जो कागजात जमा हुए हैं, उसमें पार्टी एफिलिएशन मेंशन की भी है, डिक्लेयर्ड है, तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली पीटीआई को कंसीडर किया जाएगा। ये बड़ा, इसमें बड़ा उन्होंने शामिल किया हुआ है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं, तो आज़ाद सिंबल भी आज़ाद दिया गया है। लेकिन अगर सारे इकट्ठे हो गए, ज्यादा तादाद में आ गए, तो अपना प्राइम मिनिस्टर भी अपना वो नामजद कर सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार। उसमें तो मुकम्मल के पास इख्तियार है, लेकिन सारे फैसला ये इलेक्शन पाकिस्तान खुद भी कर सकते हैं, किसी पार्टी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले असल मामला एक और है रिजर्व सीट्स का। 200+ रिजर्व सीट्स होती हैं मुल्क भर में, वो इनको मिल पाएंगी इस सूरत में? अगर वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर लेंगे अपनी पार्टी में, तो बाकायदा कर सकते हैं। वो बाकायदा ख्वातीन की नशिस्तों का जो कोटा है, उसके मुताबिक कोटा मिल जाएगा इनको। लेकिन इस पर इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए फौरन फैसला करें, वो अपना एक अवाम बाकायदा इसके बारे में अपनी राय दें, कमीशन का इलाज तलब करके इसमें कहें कि वाकया ये आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये फैसला इलेक्शन में पाकिस्तान ने करना है और वो करना चाहिए। बिल्कुल फौरी तौर पर। ठीक है, बहुत सही बात आपने की। आप भी अजहर सिद्दीक साहब इस बात से आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? चले ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि वो पीटीआई के एफिलिएटेड है तो ऑटोमेटिकली पीटीआई होंगे। वो कह रहे हैं कि विद इन 3 डेज जो है वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। दोनों सूरतों में एक रजिस्टर्ड पार्टी के वो मेंबर कहलाएंगे और वो अपना वजीर आजम भी मुंतखब कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो जो रिजर्व सीट्स है उसके भी हकदार होंगे, वो भी उनके हिस्से में आ जाएंगी। अजहर सिद्दीक साहब, नहीं, अगर नादिया इस बात को समझा जाए तो फिर तो पाकिस्तान रिजर्व सीटों के नॉमिनेशन पेपर पहले जा रहे हैं, ये बाद में थोड़ा जाने हैं। अगर इस फिलॉसफी को, अगर इस नुक्ता नजर को आप लेके चले, ये एब्सर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व की लिस्टें वगैरह दाखिल करवा दी हुई है, रिजर्व की सीटें सारी वहां पर मौजूद हैं, और ये जितने भी हैं, ये मैं फिर बताना चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एमएनए और एमपीए के 859 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें हैं जिसमें नहीं बताया, उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए हैं, आजाद नहीं लड़ रहे। मैं फिर क्लियर कर दूं आपको, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। अच्छा चलें, तो आप ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व सीट्स के लिए जो नाम देने थे वो लिस्ट जा चुकी है इलेक्शन कमीशन पे, वो सारे उन्हीं लिस्टों के अंदर से आएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हमारे पास और रास्ते मौजूद हैं, आईनी प्रोविजन मौजूद है। यानी वो रिजर्व सीटें तो हमारा हक है, रिजर्व सीटें तो हमारा हक है, हमारी। देखे ना, हमारे जितने लोग आएंगे उसकी प्रोपोर्शनेट के मुताबिक हमें सीटें मिलनी है, तो इसलिए हमको इतना ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, एक और चीज जरा कंफर्मेशन चाहिए आपसे। कुछ जराए ये चला रहे थे कि हाल ही में पीटीआई के एक वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है और ये मामला ज़ेर बहस आए हैं। आप इसकी कंफर्मेशन दे सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं? देखिए मैं बता दूं आपको, मैं पहली तो बात है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फील्डिंग ही नहीं दी, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी, प्री पोल रिगिंग सारा कुछ सामने आ चुका है। साहब, आपने मेरा सवाल सुना था? एक सेकंड, अजहर सिद्दीक साहब, मेरा सवाल सुन सकते थे आप? मैं जवाब दे रहा हूँ उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखें, जहां तक जो हमारे इनफरादी लोग जाकर इलेक्शन कमीशन में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा वफ्द है जो बाकायदा अथोराइज हो के या क्या हो, मेरे तक इतला नहीं है ऐसी। इनफरादी तौर पर मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाके इलेक्शन कमीशन पंजाब इलेक्शन में जाके मैं मिला हूँ, मेरे एसोसिएट जाते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, ऐसा नहीं है। इनफरादी तौर पर तो जाते रहोगे, लेकिन ठीक है। अच्छा
ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मामला और है कमर दिलशाद साहब, एक मामला और है। वो मामला ये है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जो ये इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो तकरीबन 801 हलकों के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए पीटीआई के 1534 उम्मीदवार इस वक्त खड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एक एक हलके में कहीं ना कहीं जो है वो डबलिंग भी हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा उम्मीदवार भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो हम्माद अजहर साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तमाम लोग जिनको पार्टी की ऑफिशियल पे मौजूद लिस्ट के मुताबिक टिकट हासिल नहीं हुआ, इनको तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में फौरन दस्तबरदार होने की हिदायत जारी की जाती है। ऐसा ना करने की सूरत में इनकी पार्टी की बुनियादी रुकनियत को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अजहर सिद्दीक साहब जो बात कर रहे हैं ना कि उनको पार्टी टिकट, बिल्कुल ठीक है कि उनको पार्टी टिकट या पार्टी ने उनको एंडोर्स किया है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके थे। अब अगर पार्टी टिकट मिलती तो डेफिनेटली जिसको मिलती वो जाके जमा कराता, और जिसको नहीं मिलती वो दस्तबरदार जो है वो उसको माना जाता। लेकिन मसला ये है कि किसी को भी पार्टी टिकट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो कंसीडर सब अपने आप को कर रहे हैं कि जी हम ही उम्मीदवार हैं। कमर दिलशाद साहब, ऐसी सूरत में क्या नुकसान होगा पीटीआई को आपकी नज़र में? नहीं, उनको फौरी तौर पर चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। वो कोई रिटायरमेंट की डेट है और 24-26 जनवरी लेकिन ना लेना चाहें, कहें कि जी हम भी अपना जीत के कोशिश कर लेंगे। नहीं, रिटायरमेंट ले लेगा, अदरवाइज तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी ना। जब लोगों के जहन में होगा कि ये पीटीआई के मेंबर हैं या आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, इनको निशानात भी मुख्तलिफ दिए गए हैं, तो पब्लिक में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो पीटीआई का फर्ज है कि अपने जितने भी डबल या ट्रिपल खड़े किए गए हैं, जिसको टिकट दिया, जिसको उन्होंने नामजद किया है अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, उसकी अनाउंसमेंट कर दे और वापस विड्रॉ करवा लें। अदरवाइज तो लोगों में कंफ्यूजन पैदा हाँ, वो कह रहे हैं अगर नहीं करेंगे तो बुनियादी रुकनियत हम आपकी मुअत्तल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, जो आप कह रहे थे ना, मैं इसीलिए कही थी कि मुझे इसको मुकम्मल करने दें। वजह यही है जो मैंने जिक्र किया कि कागजात नामजदगी एक से ज़्यादा लोगों ने जमा करा दिए। अब चूंकि पार्टी टिकट का यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं है और किसी को भी नहीं मिला, तो सभी कह रहे हैं कि जी हम ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये तो आपके लिए नुकसानदेह, आपका वोट डिवाइड होगा। एक बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं आपको, यानी 1400 के करीब पीटीआई के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने खुद बताए। यानी वो कहां से बताए भाई? हमने तो कोई लिस्टें नहीं दी थी। उन्होंने देखा ना कि पार्टी एफिलिएशन लिखी हुई है पीटीआई की, उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर बताया कि 1459 के करीब कागजात उन्होंने कहा दाखिल करा, सॉरी 2600 के करीब कागजात नामजदगी जमा करे 859 सीटों के लिए। अब उनमें से जो सिलेक्शन करके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दिया कि ये उनके नॉमिनी है, ये कैंडिडेट है, उनकी वेबसाइट पे आ गया, और वही जो वेबसाइट पे आए बिल्कुल ठीक है, पीटीआई कैंडिडेट है, बाकी कोई कैंडिडेट नहीं है पीटीआई का। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब और कमर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज का सेगमेंट बात करने का मकसद ही यही था और कंडक्ट करने का, अरेंज करने का मकसद ही ये था कि ये जो क्लैरिटी है ये आना बड़ी ज़रूरी है। आया कि पीटीआई कैंडिडेट्स को यह हक़ हासिल होगा कि वो इलेक्शन के बाद भी अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकें, तो ये हक़ हासिल होगा। उनके पास 3 दिन होंगे। अगर ये तस्वुर नहीं भी किया जाता कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है, ऑल्दो कि उनकी पार्टी एफिलिएशन उनके पेपर्स में मैंशन है, लेकिन उसके बावजूद कमर दिलशाद साहब का कहना यह है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन जो 4 है, उसके साथ उस पर ये इलेक्शन कमीशन को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी फैसला कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाएगा कि पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, तो ना सिर्फ ये कि वो अपने वज़ीर आज़म भी उसको कैंडिडेट अपना खड़ा कर सकते हैं, बल्कि उनको रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी। कहा जाता था कि पीटीआई को इलेक्शन होंगे तो कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, यहाँ तो ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदवार मिले हुए हैं। ये भी एक बड़ा परेशान कौन है जिनको परेशानी थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। एक और बड़ा इशू है, वो ये है कि पासपोर्ट्स लोगों को नहीं मिल रहे। रमज़ान सर पे है, लोगों को उम्रे के लिए जाना है, उससे पहले हज के जो पेपर्स हैं वो जमा कराने, पासपोर्ट जमा कराने, अदरवाइज़ भी बहुत वीज़े होते हैं। बहुत आप लोगों को किसी की जॉब का मामला है, किसी की पढ़ाई का मामला है, बैरून मुल्क सफ़र करना होता है, जो बिज़नेस अफेयर्स हैं वो हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं है, बैकलॉग है लाखों का। वजूहत क्या है? पाकिस्तान में पेपर, लेमिनेटेड पेपर मुयसर नहीं है। असल हकीकत क्या है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक अवामी इशू है। वो इशू ये है कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का हुसूल एक मुश्किल तरीन मरहला हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो पासपोर्ट की जब बनता है तो उसके लैमिनेशन, जिसकी प्रिंटिंग होती है वो लैमिनेशन पेपर होता है, और वो लैमिनेशन पेपर नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी का सामना है। पिछले दिनों ये सितंबर अक्टूबर से ये जो एक क्राइसिस था ये शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते 5 से 6 लाख या शायद 7 लाख बैकलॉग हो गया क्योंकि हमारे पास लैमिनेशन पेपर नहीं था। लोगों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अर्जेंट फीस देने के बावजूद उनको पासपोर्ट नहीं हैंड ओवर हो रहे। और अब चूंकि जनवरी आ चुका है और अभी बैकलॉग में वहाँ से कमी तो हुई है जो हमारी इत्तलात हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना है और उनके पास पासपोर्ट नहीं है। किसी ने नया बनाना है, किसी ने रिन्यू करना है, किसी ने उसमें कोई चेंजेस करनी है, लेकिन बहरहाल उनके पास पासपोर्ट नहीं है। 15 फरवरी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हज के जो लोग हैं जिन्होंने हज का फरीज़ा अंजाम देना है उनको अपने पासपोर्ट, अपने पेपर्स जमा कराने हैं, लेकिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। हमारे जो इस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चीफ शकील करार साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बीट भी करते हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की। अस्सलाम वालेकुम शकील करार साहब। वालेकुम सलाम जी। शकील करार, ज़रा बताइएगा तो सही है मामला है क्या? लोग इसमें शदीद तरीन लोगों को परेशानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कराने हैं लेकिन ट्रैवल करना है, पासपोर्ट हाथ में नहीं है। देखिए नादिया, इसमें इशू ये है कि ये पहले भी माजी में भी होता रहा है कि लेमिनेशन पेपर ख़त्म होता था, फिर उसका तरीक़ाकार यही है कि उसका जो ऑर्डर है उसको प्लेस करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, उसका थ्रू दफ्तर खारजा वो फिर बाहर से मंगवाया जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स हैं उस लेमिनेशन पेपर में। तो फिर इस लेमिनेशन पेपर की खरीदारी के लिए उसकी जो प्रोसीजर है, उसकी जो पेमेंट है वो हुकूमत से मंजूर कराना, उनसे रिलीज़ करवाना और फॉरेन करेंसी में पे करना, तो ये एक प्रोसीजर है जो जिसमें थोड़ा सा भी गैप आ जाए तो उसका शिकार हमारे पाकिस्तान में आम लोग होते हैं। और माजी में भी ये 7-7, 8-8 लाख बैकलॉग तक गया। इस मरतबा ये तकरीबन 7 लाख तक बैकलॉग गया था क्योंकि डेली तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो एप्लीकेशन आती हैं पासपोर्ट के असूल के लिए। उसमें मरीज भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और नॉर्मल ट्रैवल करने वाले भी हैं। तो अब की कैपेसिटी जो है, प्रिंटिंग कैपेसिटी जो है पर डे 3 शिफ्टों भी अगर लगाई जाए वो तकरीबन 20,000 पर डे ये प्रिंट कर सकते हैं। अब 25 से 30 हज़ार अगर एप्लीकेशन आएंगी तो यकीनन 5-7 हज़ार जो बच जाएंगे 20 के अलावा, तो वो पेंडिंग में जाएंगे। और अगर बैकलॉग इस तरह बनता जाए, पेपर ना हो, तो वो फिर वीकली उसमें इजाफा होता रहता है और वो लाखों तक पहुंच जाता है। अभी भी तकरीबन 3 लाख से ज़ायद एप्लीकेशन जो है पासपोर्ट की वो पेंडिंग है, उसमें रिन्यूअल भी है और फ्रेश पासपोर्ट भी है। अब इसमें हमारे पास लोगों का भी कसूर होता है किसी जगह पर कि वो पासपोर्ट अप्लाई उसी वक्त करते हैं, उस वक्त बनाते हैं जब उनको जरूरत होती है, और वो 11th आवर पे कहते हैं कि हमें ऑर्डिनरी फीस पे अर्जेंट पासपोर्ट मिल जाए। अब पिछले 2 माह से जब बैकलॉग बहुत बढ़ गया था, 7 लाख तक पहुंचा, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि जो अर्जेंट और फास्ट ट्रैक के पासपोर्ट की एप्लीकेशंस हैं उनको रिटर्न किया जाएगा और बाकी जो नॉर्मल है वो उनको पेंडिंग किया जाएगा। पिछले तकरीबन 3 माह से जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो जारी नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले चंद दिनों में। सर लेकिन शकील करार साहब, इत्तलात ये भी है, माजरत शकील करार, इत्तलात ये भी है कि जिन्होंने अर्जेंट फीस जमा कराई हुई है उनको भी नहीं मिल रहा है। देखिए बात फिर वही है ना कि वो 20,000 की प्रिंटिंग कैपेसिटी है। अब 20,000 है और एप्लीकेशन अगर 30,000 है या 25 है या 27 है, तो वो यकीन उसमें 5-7 हज़ार पासपोर्ट चाहे वो अर्जेंट ही क्यों ना हो वो पेंडिंग में जाएंगे। तो अब इसीलिए अब हमारे ज़रा बता रहे हैं कि पासपोर्ट के जो डिपार्टमेंट है इसको खुद मुख्तार जस्ट लाइक नादरा बनाने की समरी जो है वो मूव हो चुकी है और तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, और इसको बिल्कुल नादरा की तरह इसका अपना एक बजट होगा, अपना चेयरमैन होगा, बोर्ड होगा, क्योंकि इनके पास जो पासपोर्ट के हुकाम है इनके पास खरीदारी का कोई इख्तियार नहीं है। ये मजबूर होते हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री की अप्रूवल के कि वहाँ से उसकी अप्रूवल लेके और उसको फिर फंड रिलीज कराते हैं, फिर जाके पेमेंट होती है, उनको लेमिनेशन पेपर मिलता है। अच्छा, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू की बात करें तो तकरीबन सालाना 25 से 30 अरब रुपए इस पासपोर्ट के दफातर से जो रेवेन्यू है वो कौमी खजाने में जमा होता है, और इतने बड़े मालियत का जो उनका रेवेन्यू है वो इकट्ठा होता है, लेकिन इस इदारे के पास कुछ हाथ में कुछ नहीं, खुद मुख्तारी कुछ नहीं है।
तो इसीलिए इसको अथॉरिटी बनाने के लिए ठीक है, ये तो मामला हो गया, लेकिन मैं मुख्तसरन ठीक है, मुख्तसरन जानना ये चाह रही हूँ कि शकील करार साहब की वजह हुई क्या कि लैमिनेशन पेपर वक्त पे नहीं खरीदा जा सका, इसकी वजह क्या हुई? क्या इससे ये वजह थी कि डॉलर यही इशू आता है, यही इशू आता है कि 11th आवर पे आप उसकी समरी पुट अप करते हैं, समरी अप्रूव होती है, फिर उसके फंड्स अप्रूव होते हैं, फिर उसके फंड रिलीज होते हैं। तो अब इसमें 1 माह लग गए, 2 माह लग गए, तो पासपोर्ट तो पेंडिंग जाएंगे और डेली आपके पास मिनिमम 20 वरना 25 चीज आता है, तो वो डेली को उसको काउंट करें तो वो हफ्ते में और महीने में कितने बैकलॉग बन जाता है। अभी जो ये बैकलॉग आपने बताया कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख का बैकलॉग है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या और डेली रिक्वेस्ट भी आ रही है जो कि 25-30 हज़ार है और कैपेसिटी आपकी 20 हज़ार है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त शिफ्ट की भी बात हो रही है, इसका मतलब है आने वाले वक्त में ये बैकलॉग मजीद बढ़ सकता है। तो इसका हल क्या है? जिन्होंने ज़रूरी ट्रैवल करना है, जो पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या अब रमज़ान के उम्रे के लिए लोग अप्लाई करेंगे, हज के डॉक्यूमेंट सबमिट कराने फरवरी में, देखिए उसका हाल ही इन्होंने यही ढूंढा है, जो अथॉरिटी जो काम है कि उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री की अप्रूवल से जो समरी मूव की है कि जब इसको खुद मुख्तार कर दिया जाएगा तो फिर ये अदारा अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो एडवांस में लेके रख सकता है, रिजर्वेशन पेपर और बाकी जो चीजें हैं वो एडवांस में हो, तो फिर इनको कभी भी ये बैकलॉग का इशू खड़ा नहीं होगा। लंबा प्रोसीजर है ना, मतलब इट विल टेक टाइम, लेकिन अभी टाइम नहीं है। 15 फरवरी तक अगर सबमिट कराने हैं जी, टाइम का इशू तो है, लेकिन उस दौरान में ये कह रहे हैं, हुकाम ये कह रहे हैं कि अब 3 लाख तक है, तो वो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों में जो नॉर्मल पासपोर्ट हैं उनको भी इंटेंड करें, उनको भी जारी करने का सिलसिला शुरू करें। लेकिन वही बात है कि किसी दिन 25,000, किसी दिन 30,000 एप्लीकेशन भी आ जाती हैं, तो वो फिर चीजें उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील करार आपका। और एक बहुत बड़ा इशू है, इसको ज़रूरत है कि जिस तरह से भी डेफिनेटली बड़े जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस और पुराने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बात यही है कि अब जो एप्लीकेशन जो डेली बेसिस पे 25 से 30 हज़ार आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबको एंटरटेन करने की, अगर कोई जब तक अर्जेंट नहीं है या तो उससे मालूमात लें, डेटा कलेक्ट करें कि जिसको वाकई अर्जेंट ज़रूरत है उसको एंटरटेन करें, और बाकी को आप पेंडिंग में रखें, ताकि जो अर्जेंट हैं, जिन्होंने फौरी ट्रैवल करना है या अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं सबमिट कराना है, खासतौर पर पेशेंट्स या उम्रे की अदायगी वाले या हज की अदायगी के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए। एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा कुछ तफसील जानेंगे, क्योंकि इस वक्त जो कराची में जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं उन पे कुछ हमलों की भी इत्तलात हैं। NA 248 है, NA 250 है, जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं MQM, PTI और पीपल्स पार्टी, ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो PTI के कैंडिडेट हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। मामला है कि आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो कराची की सूरत हाल पर ब्रेक से कबल हमने आगाह किया था, और कराची में मैंने भी जब जाके कराची में लोगों से मुलाकात की और कुछ अवाम से मिले, रोड शो किया, तो कराची में एक तो पॉलिटिकल वैक्यूम है, दूसरा अगर कराची में देखा जाए तो बहुत सारी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, जिसमें PTI भी है, जिसमें MQM पाकिस्तान भी है, और सभी दावे कर रहे हैं कि हम अपना शेयर लेंगे और भरपूर तरीके से हम कराची को में क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन हकीकत में होने क्या जा रहा है, और ये जो अमन अम्मा के हवाले से भी जो कुछ सवालात उठ रहे हैं, जिसमें जो PTI के एक जो उम्मीदवार है वो भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं, आगा रफ़ीउल्लाह जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, ज़रा कराची की इस सियासी सूरत हाल जानने से कबल और आपकी इलेक्शन कैंपेन जानने से कबल, ये जो कराची में पोलिंग स्टेशन पे हम लोग वाली जो खबरें आ रही हैं और कुछ PTI के कैंडिडेट ज़ख्मी हुए, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह की गाड़ी पे फायरिंग हुई, और पीपल्स पार्टी भी MQM पे इल्ज़ाम लगा रही है, PTI भी MQM पे इल्ज़ाम लगा रही है। मामला क्या है? आप कराची में बैठे हुए किस तरह देख रहे हैं इसको? मेरा ख्याल है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा MQM की है, जो बहुत कहते हैं कि हम बहुत अच्छे बच्चे बन गए, लेकिन जरा इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, ये दोबारा से उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। अवाम की सपोर्ट नहीं, अवाम की कहाँ से सपोर्ट है, वो तो खत्म हो गई, फारिग हो गए। जो सपोर्ट ये समझ रहे हैं कि उनको मिली हुई है, मेरे ख्याल है उन लोगों को इनको समझा देना चाहिए कि ये काम अच्छे नहीं होते, अच्छे बच्चे बने हो तो बस इसी तरह रहो, लोग वोट डालें तो सही, या नहीं डालें तो खामोशी से कबूल कर लो, तो ये ठीक है, वरना फिर जाहिर रिएक्शन फिर दूसरी तरफ से भी आता है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे पीपल्स पार्टी के कैंप हो या PTI के हो या MQM के लोग उस पर हमले करवा रहे हैं? तो
हुआ तो यही है ना, ये तो फैक्चुअल रिपोर्ट हुआ है। अच्छा। तो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि इन लोगों ने किया है। चले अब उस लेवल के ऊपर अभी बहुत एक आध वाकया बड़ा हुआ है, मेरा ख्याल इसको अभी हाथ पे हाथ कंट्रोल कर लेना चाहिए, और ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का काम है कि वो एमक्यूएम को एक शटअप कॉल दें। ये तरीका ठीक नहीं है सियासत का, अब ये सियासत कराची अफोर्ड नहीं कर सकता, और उनको चाहिए कि वो अब कंट्रोल हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर लोग खुद ही जवाब देने लग जाएंगे तो किसका कोई भी फायदा नहीं होगा ना, इससे तो पूरा इलेक्शन खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हम हमेशा से बात करते हैं कि कराची में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं तो मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ जमातों की बात कर रहे हैं, जो भी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मुख्तलिफ पॉकेट्स में कराची के मुख्तलिफ एरियाज में उनका अपना एक अलग हर एक का वोट बैंक है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसी कोई जमात नहीं मिली कराची में घूमने के बाद, फिरने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, रोड शो करने के बाद, कि हम कहें कि वो कराची की नुमाइंदा जमात है। इसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, ये होता है इलेक्शन से पहले जितनी कंफ्यूजन है और रही हैं, इस वक्त भी है राइट नाउ, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक एफिलिएशन होती है, जब वो देखती है कि सिचुएशन क्लियर नहीं है, इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, जैसे बल्दियात में भी आपने देखा था ना, 4 मरतबा इलेक्शन आगे बढ़ा था, और जब आप लोग इसी तरह से शोज करते थे तो इसी तरह का रिफ्लेक्शन आता था। लेकिन जो इलेक्शन करीब आया तो पूरा शहर एक तरफ हो गया, और आपने देखा कि जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, जो माजी में तवील अरसे से इंतखाबी एतबार से आगे नहीं। बिल्कुल सही तो ये एक इमरजेंस है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, आप कराची को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, 87 में एमक्यूएम उभरी थी, और पॉलिटिकली उभरी थी, और अवामी राय से उभरी थी, और 88 में जब वो बल्दियाती इलेक्शन जीते तो 88 में उन्होंने कौमी इलेक्शन भी जीता। ये रिफ्लेक्शन इस इलेक्शन में आएगा इंशाल्लाह। और हम जिस तरह की अभी वर्किंग कर रहे हैं, हमें गली मोहल्लों की सतह पर काम कर रहे हैं, हमें उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, और राय आम्मा के जो अब सर्वे सामने आ रहे हैं और आ जाएंगे चंद दिनों में गैर जानिबदार, वो आपको पता चलेगा कि एमक्यूएम तो इस वक्त मैटर ही नहीं करती, पब्लिक ओपिनियन में उसका कोई मुकाम ही नहीं है। मतलब 1-2% भी हो तो बहुत बड़ी बात है। वो सारा इन्हिसार उनका इस तरह है कि उनको रिजल्ट बनाकर दे दिए जाएंगे। मेरे ख्याल रिजल्ट बनाने का एक तो अमल होना नहीं चाहिए। दूसरा, ये इंजीनियरिंग भी 15 से 20% पे होती है फर्क पे। ऐसा नहीं होता कि आप 5,000 3,000 वोट ले लें और 50,000 वोट कर दिए जाएं उसको, तो वो नहीं होगा। और एमक्यूएम को का चैप्टर अब क्लोज होने वाला है, और हो सकता है कि वो आखिरी वक्त में फिर बाइकआउट कर दें बल्दियाती इंतखाब की तरह, जब उन्हें आटे दाल का भाव अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन मैनेज होते भी हैं तो 15 से 20% होते हैं। इसका मतलब ये है कि 2018 में अगर 14 सीट्स पीटीआई ने निकाल ली थी नेशनल असेंबली की, तो वोट उनको पड़ा था, 15 से 20 मैनेज हो गया होगा। नहीं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। देखें, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता रहा हूँ कि 2018 में दोनों काम हुए थे। पीटीआई को वोट पड़े भी थे, और मैं तो ये मिसरा भी कहता हूँ ना, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ सीटें वो जीत रहे थे, कुछ जिता दी गई थी, लेकिन नंबर उनके ऐसा नहीं था कि नहीं, सबसे बड़ी जमात वो थी उस वक्त 2018 में, और इसमें कोई शुबा नहीं है। उसके बाद जमात इस्लामी का जो अपने कराची में पूरा कंडक्ट देखा और पब्लिक से उसका रिलेशनशिप, आपने इश्यूज भी, आप इश्यूज में लोगों के साथ खड़े भी तो हुए ना, कराची की आवाज भी तो आप बने, इसमें कोई यही हुआ ना। देखें, हुआ ये कि कराची को सबने नजरअंदाज किया, और कोई भी वफाकी पार्टी जो है कराची की ओनरशिप नहीं लेती। लोगों ने बड़ी उम्मीदों से पीटीआई को वोट डाला था, नेशनल वेव थी, लेकिन जहां तक कराची का ताल्लुक है, पीटीआई भी कराची को सर्व ही नहीं कर सकी, बल्कि ऑन ही नहीं कर सकी। और आपने देख ही लिया जिन लोगों पे खान साहब का तकिया था, वो तो उन्होंने तो बहुत पहले ही फड़फड़ाना और हवा देना शुरू कर दिया, और बिल्कुल गायब हो गए। और वो कोई गवर्नर थे वो भी बदल गए, और कोई विफाकी वजीर थे वो भी दूसरी पार्टी में चले गए। आधी से ज्यादा पार्टी तो फारिग हो गई उनकी। तो इसलिए इनके साथ तो प्रॉब्लम ही ये होती है कि कोई कराची में कोई लीडरशिप ही नहीं है जो पीटीआई में इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो। और ये वो डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से कराची के लोगों की ओपिनियन, यानी फॉलोइंग है, खान साहब को लोग पसंद करते हैं कराची में। अगर आप अभी भी पूछेंगे तो लोग कहेंगे हाँ, खान साहब हमारे फेवरेट लीडर हैं। लेकिन जहां तक कराची का मामला आता है और लोग कराची को सोच कर जब वोट डालते हैं, तो जाहिर है कि अब उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, एक चीज और हाफिज नईम साहब, एक चीज और वो ये कि जब लोगों से बात करो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमात इस्लामी को सराहते हैं, पसंद करते हैं कि वो अवाम के साथ खड़ी होती है, अवामी इशू पे बात करती है, लेकिन उनका एक कंसर्न होता है जो कि वैलिड भी है। वो कहते हैं हुकूमत तो बनाने की पोजीशन में नहीं है। जब हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है तो हमारे मसाइल हल करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर हम अपना वोट ज़ाया क्यों करें? उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात ठीक है कि ये कंसर्न होता है कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो तो उससे एक कमी तो आती है, लेकिन ये हमने कब कहा कि हम हुकूमत नहीं करेंगे? देखिए, हमारी पोजीशन अब ऐसी है, यानी कराची में 47 सूबाई, 22 कौमी, रिजर्व मिला के 90 और सेनेट मिला के 96 सीटों का ब्लॉक है। मसला ये है कि कराची का ये जो ब्लॉक होता था ना, एक बड़ी चंक मिलता था एमक्यूएम को, और एमक्यूएम इसके साथ वही करती थी जो कायदे तहरीक ने फरमाया कि 2 पट्टी की चप्पल में आए और खुद तो अरबपति बन गए और कौम के बच्चों को जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया।
तो कराची के साथ धोखा हुआ, सौदागरी हुई है। और अब बिल्कुल पीडीएम में भी जब बनी है तो चौराहे पे बैठ गई थी एमक्यूएम, सौदा करवाया, अपने मफादात ले लिए, कराची के लिए कुछ नहीं लिया। तो अब ये जंग तब्दील हो रहा है जमात इस्लामी की तरफ। जब ये जंग जमात इस्लामी के पास आएगा तो अब सीधी बात ये है कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम अपोजिशन करेंगे, हम तो हुकूमत करेंगे, लेकिन हुकूमत हमारी मर्जी से होगी। ठीक है, हमारी मर्जी से होगी। अगर कराची को हक देना है तो चलेंगे, वरना गिरा देंगे। जी हाफिज नईम रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी इशू पे आगे बात करते हैं, कराची के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करते हैं। निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, कराची से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कैंप्स पे अटैक्स हुए हैं, पीटीआई के जो एक कैंडिडेट थे वो शायद उसमें जख्मी हुए हैं, पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह की गाड़ी पे फायरिंग हुई है। ये मामला क्या है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस ओवर में, कोई जिम्मेदार है इसका, पता चल सका? जी नादिर, देखें, ये एक इलेक्शन जब फीवर होता है तो उसमें छोटी इंसिडेंट होते हैं, खुदा का शुक्र है ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। शैतानी करते हैं, पीटीआई के ऊपर भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी है, लेकिन बड़ी सख्त हमने एडिशनल आईजी कराची को इस पर जिम्मेदारी दी हुई है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनको हम बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेंगे, अरेस्ट करेंगे, इरिस्पेक्टिव के वो किस पार्टी से हैं, क्योंकि वी वांट कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और ये इलेक्शन के दौरान में कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। कोई गिरफ्तारी हुई है सर इस हवाले से जो उन्होंने? देखिए, उनको हमने उनकी एफआईआर हुई है, उनको भी कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको वार्निंग भी दे रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर जो सीनियर है उनको भी इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि इसको इसी वक्त पकड़ लिया जाए और सख्ती से बात। मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि पॉलिटिकल लीडर्स को बुला के हम इनसे कॉन्फ्रेंस भी करें, इनको बताऊं भी, और आई विल आस्क एडिशनल आईजी कराची को कि वो इनको बुलाएं और बड़ी सख्ती से रूल्स ऑफ बिजनेस बता दें कि किसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर हमने क्वारंटाइन मीटिंग करनी है 24 आवर्स। आप किसकी बात कर रहे हैं? एमक्यूएम के जिम्मेदारों की बात कर रहे हैं? नो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट तमाम इवन जो इनके हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, एमक्यूएम के हैं, जिस पार्टी के भी हैं, सबको मैंने एडिशनल आईजी को बुलाएं और उनको बताएं कि रूल्स ऑफ ये यहाँ पर क्या है, कैसे आपने क्वारंटाइन मीटिंग करनी है, क्या तरीका है, कैसे पुलिस को पहले इन्फॉर्म करें ताकि हम पहले से आपको अरेंज कर सकें। 2 घंटे पहले बता देना इज नॉट एक्सेप्टेबल, फिर हम क्वारंटाइन मीटिंग नहीं करने देंगे। वी डोंट वांट कि कोई ऐसी बात, तो हम प्रॉपर आपको सिक्योरिटी देंगे। वी वांट कि आपको इंडिपेंडेंस हो अपने दिल से करने की, जुलूस करने की, क्वारंटाइन मीटिंग करने की, लेकिन कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेंगे, जो भी लेगा उसको सख्त से कर रखें। बेहतरीन बात सर, लेकिन मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगाया और जमात इस्लामी भी एमक्यूएम को ही कसूरवार ठहरा रही है। तो क्या इस बात पे कोई हकीकत है या सिर्फ इल्ज़ाम है? ये नहीं, ख्याल में देखें, ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। कल इंशाल्लाह इनको बुलाएंगे, बात करेंगे और देख लेंगे जो भी चार्ज हुई बिल बिल। अच्छा सर, कुछ खबरें आ रही थी कि कोई प्राइवेट सिक्योरिटी भी आप लोग जो है वो हायर करने की प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, अगर हमें कोई शॉर्टेज हो रही है और अगर हमें फौज की उस तरह नहीं मिलती है स्ट्रेंथ, तो फिर हमें कोई फ्रेश फोर्स करनी पड़ती, फिर हम इवन वी कैन ट्राई और वी प्लानिंग की कोशिश करें कि हम शायद बहुत अच्छे ट्रेंड गार्ड्स को ले लें या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को लें, उनको लेके हम साथ इन्वॉल्व करें, ताकि हम चाहते हैं कि किसी लिहाज से भी ये इलेक्शन शुड बी वेरी पीसफुल और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ताकि कोई इसको गिला ना कर सके। और इस पे मैं आई विल इंश्योर के इस दफा के इलेक्शन बहुत फ्री हों और खास तौर पर कहीं तशद्दुद ना हो, कहीं पर लोग कानून को हाथ न लिए जाए, क्योंकि जो भी लेंगे बड़ी सख्ती से उसके अमल करेंगे। ये मैंने बड़ी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन डीजी रेंजर्स को और आईजी पुलिस को दे। तो इसमें रेंजर्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी, मतलब पुलिस भी होगी, रेंजर्स भी होगी, फौज भी होगी, और उसके बावजूद हमें नहीं, पुलिस, रेंजर्स, एफसी, फौज, उसके बावजूद हमें प्राइवेट गार्ड्स की, प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर हमें कोई शॉर्टेज होती है तो वो जरूर उसमें कोशिश करेंगे, लेकिन वो सिलेक्टिव गार्ड्स होंगे जो बहुत अच्छे ट्रेंड होंगे और उनकी हम पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस देखेंगे कि उनकी किस तरीके से हुई है। लेट नहीं हो गए थोड़ा? नहीं, इट विल डन, देयर नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है इंशाल्लाह। ओके सर, चलें, ये तो थोड़ा सा इलेक्शन को लेकर है। अभी करंट सूरत हाल जो खासतौर पे जो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से कराची की बदनामी दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में होती है और वो रुकने का नाम नहीं लेके, आपने आने के बाद बड़ी बातें हमें बताई कि आप लोग ये चीज़ें करेंगे, किस हद तक कामयाबी हुई और क्या स्ट्रीट क्राइम्स में वाकई कोई वाज़ेह कमी हुई है? देखें, बहुत हद तक हमने कंट्रोल किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने तकरीबन 85 के करीब तो 90 हमने डिकॉट्स हम मारे हैं इनकाउंटर्स के अंदर, और इससे ज़्यादा तादाद में हमने जख्मी किए हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में इनको
इनके खिलाफ कार्रवाई की और FIR काटी। लेकिन इशू जो होता था पहले था कि इनके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस, बड़ी प्रोसिक्यूशन वीक होती थी, इंटेलिजेंस ऑफिसर काम अच्छा नहीं करते थे और जज जो होता था वो 2 से 3 हफ्ते की सजा देकर उनको छोड़ देता था, जबकि इसमें कम से कम 1 से 7 साल कैद दी जा सकती है। अब हमने उनके खाने कॉलम बना दिए जिसमें लिखते हैं कि कितनी दफा पहले जराइम किए, कौन कौन से जराइम किए, कितनी सजा मिली है, ताकि जज को पता हो, प्रोसिक्यूटर को पता हो और उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता हो, ताकि वो एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस करें, ताकि इनको 4 से 7 साल कैद दी जाए, ताकि देन इट विल एक्ट एज डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू। वरना वो कहते हैं करेंगे 2-3 हफ्ते में छोड़ जाते हैं, तो इसके लिए भी हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं इंशाल्लाह। ब्रिलियंट सर, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह करे और उम्मीद आपसे कि कम से कम जो इस वक्त सारा के सिस्टम उलट पुलट खासतौर पे कराची और सिंध में हुआ है उसमें आपको बेहतरी लेकर आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और यही इस वक्त आज के प्रोग्राम में, और दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।